भाग 3 मूल अधिकार। भाग 3 मूल अधिकार जिनका जिक्र किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 तक। देखिए अगर मैं बात करूं तो कहां से लिए, ठीक है। दूसरी बात, पहले कितने थे और वर्तमान में कितने हैं। आगे पूछा जाता है कहां से लिए, पहले कितने थे, वर्तमान में कितने हैं, ठीक है। कौन सा हटाया गया, और आगे पूछ लेता है कहां। तो देखिए मैं बात करूं हमने कहां से लिए हैं, तो हमने लिए हैं अमेरिका के संविधान से। कहां से लिए हैं भाई, अमेरिका के संविधान से। अगर हम पहले की बात करें तो पहले 7 थे, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 6 हैं। देखिए कौन सा हटाया गया, अगर हम इसकी बात करते हैं तो संपत्ति का अधिकार। कौन सा हटाया गया, संपत्ति का अधिकार। और कहां जोड़ा गया, देखिए भाग 12 और अनुच्छेद 300 कै में जोड़ा गया। कहां जोड़ा गया भाई, भाग 12 और अनुच्छेद 300 कै में जोड़ा गया, ठीक है। किसको, संपत्ति के अधिकार को। और अनुच्छेद 31 के तहत इसको समाप्त किया गया। अनुच्छेद 31 में था, अनुच्छेद 31 के तहत जो था संपत्ति का अधिकार उसको समाप्त कर दिया गया और भाग 12 और 300 कै में जोड़ दिया गया। पहले 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। और हमने ग्रहण कहां से किया है, तो अमेरिका के संविधान से इनको ग्रहण किया है। कहां से ग्रहण किया है भाई, अमेरिका के संविधान से। आगे देखिए नेक्स्ट बात करते हैं इनके बारे में। तो देखिए अभी आपको थोड़ा सा और बताऊं। देखिए ये वाद योग्य है। कैसे है, वाद योग्य, मतलब कि इनको किसी भी न्यायालय, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, कहीं पर भी इनको सुनवाई के लिए ले जाया जा सकता है। मान लीजिए आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाद योग्य है, मतलब कि इन पे या इनके अंदर बदलाव होने पर आप कहीं पर भी सुनवाई कर सकते हैं, ठीक है। या कोई भी न्यायालय क्या है, इन पर सुनवाई करने का हक रखता है, ठीक है। ये कैसे हैं, वाद योग्य। आगे देखिए अगर हम जिक्र करते हैं अधिकारों के बारे में, तो मैंने आपको बताया अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक दिए गए हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 12 और 13 में क्या है, तो 13 में है राज्य की परिभाषा। क्या दी गई है, राज्य की परिभाषा। आगे बात करें हम अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक दिया गया है समानता का अधिकार। उसके बाद अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार।
आगे देखिए, अनुच्छेद 29 से 30 तक दिया गया है अल्पसंख्यकों की भाषा व संस्कृति का अधिकार 29 से 30 तक दिया गया है। देखिए अनुच्छेद, अगर हम आगे करें बात, तो अनुच्छेद 31 में दिया गया था संपत्ति का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 31 में दिया गया था क्या, संपत्ति का अधिकार, जिसको समाप्त कर दिया गया है, हम आपको आगे बताएंगे। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए अगर मैं बात करूं, इसमें जगह नहीं है थोड़ी सी, आगे देखिए। देखिए मैं बात कर लूं आपसे, अनुच्छेद 33 में दिया गया है मार्शल लॉ। क्या दिया गया है, मार्शल लॉ का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 33 में, अनुच्छेद 33 में, 33 में नहीं, अनुच्छेद 34 में दिया गया है। अनुच्छेद 34 में, अनुच्छेद 34 में दिया गया है मार्शल लॉ। अनुच्छेद 33 में दिया गया है सशस्त्र बलों की शक्तियों का निलंबन। सशस्त्र बलों की जो शक्तियां है, सशस्त्र बलों का जो अधिकार है, उनका निलंबन दिया गया है अनुच्छेद 33 में। अनुच्छेद 34 में दिया गया है मार्शल लॉ, और अनुच्छेद 35 में दिया गया है कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार, ठीक है। देखिए आगे देख लेते हैं, एक बार आपको मैं बता देता हूं। देखिए अनुच्छेद 12 से 13 तक दिया गया है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23-24 में दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 तक दिया गया है अल्पसंख्यकों की भाषा व संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार। अनुच्छेद 31 में दिया गया है संपत्ति का अधिकार, जिसको समाप्त कर दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। इसको क्या कहा गया है, देखिए बी आर अम्बेडकर जी ने इसको संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा भी कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। देखिए अनुच्छेद 33 की बात करें तो देखिए सशस्त्र बलों की शक्तियां या उनके जो अधिकार है उनको निलंबित करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 34 में दिया गया है मार्शल लॉ,
और अनुच्छेद 35 में देखा है संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार है, मतलब कि वो क्या कर सकती है, संवैधानिक संशोधन कर सकती है मूल अधिकारों के अंतर्गत। ठीक है, देखिए अनुच्छेद, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अनुच्छेद। तो देखिए अनुच्छेद मैं आपको बता देता हूं, अनुच्छेद 12। तो अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा। क्या दिया गया है अनुच्छेद 12 में, राज्य की परिभाषा। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ये मैंने आपको बताई थी 3-4 बातें, कि जिसकी खुद की जनसंख्या हो, खुद का क्षेत्रफल हो, जिसका क्षेत्रफल का आकार, खुद की सरकार हो और खुद क्या हो, संप्रभु, संप्रभु हो, तो वह क्या कहलाता है, एक राज्य कहलाता है। जैसे कि भारत एक राज्य है, ठीक है, और भावना के अनुसार क्या है, वो एक राष्ट्र है। ठीक है, राष्ट्र होता है भावना के अनुसार, और वैसे क्या है, भारत एक राज्य है जिसकी क्या है, खुद की जनसंख्या है, खुद का क्षेत्रफल है, खुद की सरकार है, खुद संप्रभु है। संप्रभु मैंने आपको बताया था जिन्हें स्वतंत्रता का अधिकार होता है, कुछ भी निर्णय लेने की स्वतंत्रता, वह संप्रभु कहलाता है। देखिए अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि यदि कोई राज्य ऐसा कानून बनाता है जिससे मूल अधिकारों का हनन होता है, तो न्यायपालिका को उसे समाप्त करने का अधिकार है। मान लीजिए पहले मैंने बताया कि अनुच्छेद 12 में दिया गया है राज्य की परिभाषा, और राज्य क्या होता है, जिसका क्षेत्रफल, जिसकी जनसंख्या, जिसकी खुद की सरकार और खुद संप्रभु हो। मैंने अनुच्छेद 13 में बताया कि यदि कोई राज्य ऐसा कानून बनाता है जिससे मूल अधिकारों का हनन होता है, तो न्यायपालिका उसको समाप्त कर सकती है, क्योंकि न्यायपालिका को मूल अधिकारों का रक्षक या प्रहरी माना जाता है। ठीक है, किसको, न्यायपालिका को। इसलिए न्यायपालिका ऐसे कानून को, ऐसे नियमों को समाप्त कर सकती है जो व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करता है। ठीक है, आगे देखिए, मैं बता देता हूं आपको अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 की बात करें हम तो देखिए अनुच्छेद 14 में दिए गए दो बातें दी गई हैं। एक तो कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। देखिए, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण मतलब कानून के सामने क्या है, सभी समान है, चाहे वो कोई फकीर हो, चाहे वो कितना भी मालदार हो, सभी क्या है, चाहे कोई चपरासी हो, चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो, सभी क्या है, कानून के सामने समान है। और कानून का समान संरक्षण, सभी को समान संरक्षण प्राप्त है कानून का। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं कानून के समक्ष समानता की, तो वह ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। और कानून के समक्ष समान संरक्षण वो अमेरिका के संविधान से। कहां से लिया गया है, अमेरिका से। ठीक है, कहां से लिया गया है, अमेरिका से। आगे देखिए अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। देखिए अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति से
धर्म, जाति, वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं, क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह कहता है अनुच्छेद 15। क्या कहता है कि भाई किसी व्यक्ति से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वंश के नाम पर या जन्म स्थान के नाम पर उससे क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 16 कहता है अवसर की समानता, अवसर की समानता। ठीक है, धर्म, जाति, वंश या जन्म स्थान या लिंग, जैसे कि मान लीजिए लड़का है या लड़की है, किसी भी आधार पर क्या उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह कहता है अनुच्छेद 15। और अनुच्छेद 16 कहता है अवसर की समानता। देखिए जैसे कि मान लीजिए सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरियों में क्या होगा, सभी के लिए अवसर की समानता होगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सभी के लिए क्या होंगे, अवसर समान होंगे। यह कहता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 का कहता है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, मतलब छुआछूत या भेदभाव का जहां अंत होता है वह है अनुच्छेद 17, और उपाधियों का अंत जहां होता है वह है अनुच्छेद 18। मतलब कि देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ उपाधि अगर किसी को ग्रहण करनी होगी किसी और देश की, तो उससे क्या करना पड़ेगा, पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी, जब भी हम किसी दूसरे देश के द्वारा दी हुई उपाधि को ग्रहण कर सकते हैं, वरना समझ लीजिए हम किसी भी देश की उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। देखिए मैं आपको पहले कुछ और बता देता हूं, आपको स्वतंत्रता का अधिकार बताने से पहले 19 से लेकर के 22 तक जो दिया गया है उसके पहले कुछ और बता देता हूं। देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए मूल अधिकार प्राप्त, देखिए मूल अधिकार जो प्राप्त होते हैं वो दोनों को होते हैं, भारतीयों को भी और विदेशियों को भी। जो हमारे मूल अधिकार हैं वो भारतीयों को भी प्राप्त हैं और विदेशियों को भी, परंतु जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, भारतीयों को प्राप्त, केवल जो भारतीयों को प्राप्त है, अगर उनकी बात करें हम, केवल भारतीयों को प्राप्त, तो देखिए अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल अनुच्छेद जो प्राप्त है ये भारतीयों को प्राप्त है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं। 15, 16, 29, 19 और 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, ये किसी विदेशी को प्राप्त नहीं है, ये हमारे केवल जो भारत के नागरिक हैं उन्हें ही दिए जाएंगे। देखिए आपातकाल से संबंधित, मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी समाप्त माने जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी जो मूल अधिकार हमें दिए होते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के समय, उन सभी को समाप्त माना जाता है। ठीक है, सभी को क्या माना जाता है, समाप्त माना जाता है, मगर इन दो मूल अधिकारों को छोड़ करके। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, 6 प्रकार।
अब देखिए कौन कौन सी दी गई है। हम बात करें अनुच्छेद 19A। 19A में दिया गया है बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, उसके बाद 19B। 19B में दिया गया है कि शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता। 19C। 19C में दिया गया है संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D। 19D में दिया गया है आवागमन की स्वतंत्रता। आवागमन के लिए साधन की उपलब्धता। ठीक है, मान लीजिए आप, पहले मैं आपको लिख देता हूं, फिर उसके बाद आपको इसके बारे में बताऊंगा। देखिए 19E में दिया गया है किसी भी स्थान पर जाकर निवास करने की स्वतंत्रता। ठीक है, देखिए 19F में था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, 19G में दिया हुआ है आजीविका की स्वतंत्रता। ठीक है, देखिए संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। कब? समाप्त। और 44वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया? 44वां संविधान संशोधन के तहत इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है। किसको? संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, तो हमें 6 अधिकार प्राप्त है स्वतंत्रता के। कौन कौन से? देखिए 19A में दिया गया है बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है 19A में। उसके बाद 19B में दिया गया है शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, हम कहीं भी जाकर के सभा कर सकते हैं, हमें स्वतंत्रता है। 19C में दिया गया संघ बनाने की स्वतंत्रता, हम कोई भी संघ बना सकते हैं, उसकी हमें स्वतंत्रता है। 19D में दिया गया आवागमन के लिए साधन की उपलब्धता। मान लीजिए आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहराज्यीय साधन उपलब्ध कराएगा। जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश से आपको दिल्ली में जाना है, ठीक है, या उत्तर प्रदेश से आपको मध्य प्रदेश में जाना है, तो क्या है, उत्तर प्रदेश उसके लिए व्यवस्था करेगी या साधन उपलब्ध कराएगी कि आप आराम से जा सकते हो, ये आपको स्वतंत्रता है। किसी स्थान पर जाकर निवास करने की स्वतंत्रता, चाहे आप यहाँ पर बसिए, चाहे आप उत्तराखंड में जाकर के बसिए। जैसे कि मान लीजिए आप यूपी के निवासी हैं तो आप उत्तराखंड में जाकर के बस सकते हैं, हिमाचल में जाकर के बसिए, कहीं भी जाकर के बसिए, राजस्थान में जाकर के बसिए, पंजाब में जाकर के बसिए, आपको ये स्वतंत्रता है। ठीक है, आगे देखिए 19F में दिया गया संपत्ति का अधिकार, जिसको समाप्त कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। और 19G में दिया गया आजीविका की स्वतंत्रता, मतलब आप अपनी आजीविका चलाने के लिए कहीं भी जाकर के कोई कार्य कर सकते हैं, कोई व्यापार कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना जीवन निर्वाह कर सकें। यह स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 में। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 6 प्रकार की। और एक जो है 19F, उसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, कौन सी? संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता है, उसको समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या दिया गया है कि दोष सिद्ध होने पर
स्वतंत्रता। मान लीजिए आप दोष सिद्ध हो चुके हैं, आप दोषी ठहराए जा चुके हैं, आप दोषी हो चुके हैं, उसमें आप क्या हैं, दोषी हैं। तो देखिए दोषी होने पर जो स्वतंत्रता दी गई है वो 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अब देखिए 3 प्रकार की कौन कौन सी दी गई है। नंबर 1 दिया गया है कि एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए एक बार सजा दी जाएगी, एक बार सजा दी जाएगी। ठीक है। नंबर 1 क्या है? स्वतंत्रता के एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा दी जाएगी। आपने चाहे कोई भी अपराध किया हो, किसी का खून किया हो, किसी को जान से मारा हो, या किसी की मान लीजिए कुछ भी आपने किया हो, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार किया हो, तो किसी भी चीज के लिए अगर आपको सजा दी जानी है तो वो सिर्फ एक ही बार सजा दी जाएगी। जो आपने अपराध किया है उसके लिए आपको बार बार सजा नहीं दी जाएगी, केवल एक बार सजा दी जाएगी। सजा पूरी होने पर आपको उसके लिए दोबारा सजा नहीं दी जाएगी, केवल एक बार सजा दी जाएगी। ये स्वतंत्रता है। ठीक है। नंबर 2 दिया गया है कि वर्तमान के समय, मतलब जब आपने अपराध किया है तो उस अपराध के लिए वर्तमान में जो कानून है उसी के अनुसार सजा दी जाएगी। नंबर 3 है आपको अपने विरुद्ध गवाह पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है। ये 3 स्वतंत्रता दी गई है दोष सिद्ध होने पर। देखिए नंबर 1 कहा गया है कि अपराध के लिए, मान लीजिए एक अपराध आपने किया है तो उसके लिए आपको एक बार ही सजा दी जाएगी, आपको बार बार सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है। नंबर 2 है जब आपने अपराध किया है तो उस समय उस अपराध के लिए वर्तमान में जो कानून है उसी के अनुसार सजा दी जाएगी। मतलब जो उस अपराध के समय जो कानून है उसी के अनुसार आपको सजा दी जाएगी, न कि आने वाले कानून के अनुसार जो भविष्य में आएगा या जो बीत चुका है पुराने वाले कानून के अनुसार। आपको जो वर्तमान में कानून है जब आपने अपराध किया है तो उसी के अनुसार आपको सजा दी जाएगी। ठीक है। नंबर 3 आपको अपने विरुद्ध गवाह पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब कि आपको यह नहीं कहा जाएगा कि भाई जबरदस्ती आप पे लठ बजा करके आप अपने विरुद्ध एक गवाह लाइए जिससे कि आप दोष सिद्ध हो सके, तो दोष सिद्ध हो सके तो इसलिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा बड़े बड़े अपराधों से व्यक्ति बच जाते हैं तो वो इसलिए ही बच जाते हैं क्योंकि उनको क्या है अपने विरुद्ध गवाह पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये बात कही गई है अनुच्छेद 20 में। आगे देखिए अनुच्छेद 21। देखिए अनुच्छेद 21 क्या कहता है। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। आपको क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है अनुच्छेद 21 के अनुसार। ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आप खाना खा रहे हो,
और आप खाना खा रहे हो, मान लीजिए कोई आपकी प्लेट छीन कर भाग जाए, है नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको क्या है, प्राण और देह की स्वतंत्रता है, यह आपका अधिकार है। खाना खाना आपको छीन नहीं सकता। जैसे कि आप श्वास ले रहे हो, कोई आपकी श्वास बंद कर दे, यह आपका अधिकार है, इसको कोई नहीं छीन सकता, कोई आपकी श्वास बंद नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए हम बात करते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में कहा गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में स्वतंत्रता। अब देखिए उसमें क्या स्वतंत्रता है। नंबर 1, आप गिरफ्तारी का, आप गिरफ्तारी का कारण जान सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई भी गिरफ्तार करने के लिए, पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए आ रही है, तो आप पुलिस से क्या है, अपनी गिरफ्तारी का कारण जान सकते हैं। ये गिरफ्तारी के संबंध में कुछ दशाओं में स्वतंत्रता है। आगे देखिए नंबर 2, आप अपने पसंद के वकील से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, आप अपने पसंद के वकील से सलाह ले सकते हैं। नंबर 3, नंबर 1, आप गिरफ्तारी का कारण जान सकते हैं। नंबर 2, आप अपने पसंद के वकील से सलाह ले सकते हैं। नंबर 3, गिरफ्तार करने पर गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर आपको सशरीर न्यायालय में पेश किया जाएगा। ठीक है भाई, देखिए नंबर 1 क्या है कि आप गिरफ्तारी का कारण जान सकते हैं। नंबर 2, आप अपने पसंद के वकील से सलाह ले सकते हैं। नंबर 3, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर आपको सशरीर न्यायालय में पेश किया जाएगा। जो आपके निकटतम न्यायालय होगा उसके अंदर आपको 24 घंटे के अंदर आपको पेश करना पड़ेगा, जो पुलिस होगी। सशरीर मतलब आपको मार करके नहीं, लाश के रूप में पेश किया जाएगा। मतलब कि आपका हाथ पैर काट करके आपको पेश नहीं किया जाएगा, आपको सशरीर मतलब सुरक्षित आपको बिल्कुल सही न्यायालय में पेश किया जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें भी कुछ दशाएं हैं जिसमें हम कारण नहीं जान सकते गिरफ्तारी का। देखिए इस समय 2 कानून थे जो समाप्त कर दिए गए। पहले एक कानून था टाडा और एक था पोटा, ये दोनों समाप्त कर दिए गए। और अब एक कानून है जिसमें आप नहीं जानते हैं, मतलब आप गिरफ्तारी का कारण नहीं जान सकते हैं, तो वो है आंतरिक सुरक्षा के लिए। अगर मान लीजिए आपको आंतरिक सुरक्षा के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, तो आपसे पुलिस जो है आपको कोई कारण नहीं बताएगी गिरफ्तारी का, आपको नजरबंद कर लेगी, आपको अपने पसंद के वकील से सलाह नहीं देगी। ये तीनों जो स्वतंत्रताएं हैं आपको ये समाप्त कर दी जाएगी और आपको वह नजरबंद कर देगी। और ये वर्तमान में जो कानून है इसको पोक्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? पोक्सा। ठीक है, पहले टाडा था, पोटा था, इसको समाप्त कर दिया गया और अब है पोक्सा जो वर्तमान में है। देखिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 24-23 के बारे में। देखिए अनुच्छेद 23 मतलब 23 और 24 क्या है, मैंने आपको बताया था क्या है। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं आपको। देखिए अनुच्छेद 23 में दिया गया है नंबर 1, आपसे कोई बेगार नहीं करवा सकता है। बेगार नहीं, क्या नहीं करवा सकता? कोई
बेगार नहीं। नंबर 2, बलपूर्वक कार्य नहीं। नंबर 3, दुर्व्यवहार। ठीक है, मान लीजिए आपसे कोई जबरदस्ती कहे कि आप ये बेकार करो या मेरा काम करो, तो आप नहीं करेंगे। ठीक है, आपको स्वतंत्रता है। उसके बाद बलपूर्वक जबरदस्ती आपसे कोई भी कोई कार्य नहीं करवा सकता। दुर्व्यवहार, मान लीजिए आप किसी के यहाँ पर कोई कार्य करने के लिए गए हो, तो वो आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है। ठीक है, आपको बुरा नहीं बोल सकता है, आपके साथ गलत कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, ये आपको अधिकार दिए गए हैं शोषण के विरुद्ध। ठीक है, ये तीनों आपको अधिकार हैं शोषण के विरुद्ध। देखिए आगे देखिए, अनुच्छेद 24 क्या कहता है। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों से किसी कारखाने कार्य कराना निषेध है। मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों से किसी कारखाने में कार्य कराना निषेध है। यह कहता है अनुच्छेद 24। यह कहता है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देनी है, न कि उनके हाथों में मतलब कोई कार्य कराने के लिए औजार देने हैं। औजार नहीं देना है उनके हाथों में, उनके हाथों में क्या देना है, किताबें देनी है। यह कहता है हमारा अनुच्छेद 24 कि उनको पढ़ाना है, क्योंकि 6 से 14 तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है। मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लीजिए मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जाए। और ये कौन सा 86वां संविधान संशोधन। कौन संविधान संशोधन था ये? 86वां संविधान संशोधन, जो ये कहता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, या 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 21A में है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21A में। ठीक है, और कौन सा संविधान संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन है वह। ठीक है,